देखिए, प्राचीन इतिहास में संगम काल एक ऐसा समय है जिसके बारे में खुद इतिहासकारों ने स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया है। ये कह ले कि स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं कर पाए हैं। अब ऐसा है क्यों, अभी बताऊंगा कि इसमें गड़बड़ क्या है और फिर इस टॉपिक को आसानी से कैसे समझा जाए, दिमाग में डाला जाए कि हम कम से कम एग्जाम में प्रश्न सही करें, गलत ना करें। तो वो सब मैं बताने वाला हूं, आसानी से इसे समझाने वाला हूं। इस समय में हम समझेंगे क्या, वो दिखा देता हूं एक बार में। ये हम साहित्य की रचनाएं देखेंगे, इस समय को समझेंगे, इसका विभाजन करते हुए देखेंगे अलग अलग राज्यों का, और इसके प्रशासन, समाज, इस सब को हम समझेंगे। ठीक है, देखो गड़बड़ क्या है पहले वो बता देता हूं। क्यों, कभी आपने यदि संगम काल को पढ़ा हो, किसी बुक से पढ़ा हो या फिर कहीं और से पढ़ा हो, तो एक बड़ा कंफ्यूजन आपको होगा समय को लेकर। ठीक है, दूसरी चीज आपको ये समझ में नहीं आएगा, पूरे संगम काल को हमने पढ़ लिया है, पूरे संगम युग को पढ़ने के बाद में आप लोगों को ये कंफ्यूजन होगा कि भाई हमने पढ़ा गया, इसमें किस चीज को याद रखना है, किस चीज को याद नहीं रखना था। ठीक है, बुक्स में बहुत सारा लेंदी करके दिया हुआ है, और जो मतलब उतना लेंदी, वो स्पष्ट रूप से इतिहास है ही नहीं। मतलब पूरी तरह से इतिहासकार उसको सटीक रूप से ये नहीं कहते कि हाँ ऐसा है। अब जब ऐसा है ही नहीं, केवल कुछ आधारों पर हम उसको मान्य कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से जितनी चीजें प्रमाणित हैं वो चीजें हमें पढ़नी होती हैं। अभी मैं बताता हूं कैसे। देखो, जो लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे उन्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पर होगा कि ऐसा कैसे हो गया, और जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा और बुक से पढ़ रखा होगा, समय को देखकर उन्हें तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा। तो इसमें गड़बड़ क्या है, देखो जैसे ये ऐसा मान लेते हैं, तीन सम्मेलन, अभी के लिए, अभी पूरे टॉपिक को शुरू से समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं गड़बड़ बता देता हूं। देखो, पूरे पूरे इस समय को यदि हम बात करें तो जैसे अभी भी क्या होते हैं, सम्मेलन होते हैं, तो तीन सम्मेलन हुए हुए हैं पुराने टाइम में। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो ऐसा समझ लें कि तीन सम्मेलन हुए हैं, तीन ऐसे टाइम हुए हैं, जैसे हम कह सकते हैं मेले लगे हैं या फिर बड़ी बड़ी संगोष्ठी हुई हैं जिनमें कुछ लोग आकर बैठे हैं, उनके सम्मेलन हुए। लेकिन ये सम्मेलन में एक सबसे बड़ी गड़बड़ ये हुई है कि ये जो पहला सम्मेलन है, पहली जो सभा है, वो लगभग 4,500 वर्ष तक चली, लगभग 4,500 साल। दूसरी सभा चलती है लगभग लगभग मैं बता रहा हूं एग्जैक्टली नहीं, लगभग 3,500 साल, और तीसरी सभा लगभग 1,850 वर्ष, मतलब लगभग 1800 या 2000 वर्ष के आसपास। अब अगर हम इस सब को देखें तो हमें ऐसा लगता है कि 8-10 हजार साल की ये कहानी है। 8-10 हजार साल की कहानी में जो पहले सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं वो अध्यक्षता कर रहे हैं अगस्त ऋषि, और जो दूसरे सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं तो वो अध्यक्षता कर रहे हैं अगस्त ऋषि, और उपाध्यक्ष है इसके तोलकापियर, जो इन्हीं के शिष्य है। अब देखो गड़बड़ क्या है, जब कोई समय 4,000 4,500 वर्ष निकालेगा तो एक व्यक्ति तो चिंता रहेगा नहीं। ठीक है, यदि हम ऐसा भी मान ले कि ये उपाध्यक्ष जो है उन्होंने ही अध्यक्षता की और इनको गुरु के रूप में, प्रतीक रूप में रखा, तो कोई सम्मेलन लगातार 4,500 3,500 वर्ष नहीं चल पाएगा। और भी बड़ी गड़बड़, अगर हम मान भी लें कि चल गया, तो यहां पर कुछ उपलब्ध ग्रंथ मिले हैं, यहां पर इसका कोई भी ग्रंथ नहीं मिला। अब देखो, मिला और उपलब्ध है में थोड़ा सा अंतर है, यहां पर मैं क्लियर कर दूं। ग्रंथ यहां पर बहुत सारे मिले हैं, फिर से बता देता हूं, बहुत सारे ग्रंथों का इस समय पर संकलन किया गया। जैसे आपने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को पढ़ा था, तो वहां पर मैंने बताया था कि आगम साहित्य थे, 12 आगम साहित्य। यदि आपने क्लासेस नहीं देखी है तो पूरी हिस्ट्री को हम पाषाण काल से डिटेल में समझते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल सीक्वेंस में, क्रमबद्ध तरीके से, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 ऐसे करके प्राचीन इतिहास को पूरे को समझ रहे हैं। जहां जो गड़बड़ होती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, कंफ्यूजन होते हैं, वो सारे दूर करता हुआ जा रहा हूं मैं सारी क्लासेज में। वो सारी क्लासेज आप देख लीजिए, क्रमबद्ध तरीके में देखें, जिससे पूरे इतिहास को जान पाए। हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाइए, कुछ क्लासेस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहां पर देख लीजिएगा। और फिर से वही बात, सारथी से अभी तक नहीं जुड़े, जुड़ जाइएगा, क्योंकि सारी चीजें यहाँ कॉन्सेप्चुअल समझाने वाला हूं मैं। ठीक है, बाकी लोगों को भी कम से कम 2-4 10-5 लोगों को एक एक जना जोड़ के चले, क्योंकि सारथी परिवार को बढ़ाना है और सारी चीजों को समझना है। तो देखो यहाँ पर देखो हम कि हमें यहाँ पर उपलब्ध ग्रंथ इसका कोई नहीं है, इसका एकमात्र ग्रंथ उपलब्ध है यहाँ पर, और इस समय के कुछ ग्रंथ उपलब्ध है।
अब सोचो कि एक सम्मेलन 4 5,000 वर्ष चल रहा है और उसका कोई ग्रंथ उपलब्ध ही नहीं है ना। जबकि संकलन बहुत सारे ग्रंथों का, मतलब इकट्ठा बहुत सारे ग्रंथ किए गए हैं। जैसे मैंने, हाँ, उदाहरण था कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म जब हमने पढ़े थे तो वहां पर जब संगति हुई थी, संघ बने थे, संघ सभा हुई थी, तो वहां पर ग्रंथों का संकलन किया गया था। जैसे बौद्ध ग्रंथ है उनका संकलन किया गया था, इकट्ठा किए गए थे, क्योंकि पहले कागज पत्र नहीं थे। तो कोई भी लिखने वाली चीज को कहाँ लिख देते थे? तांबे की पत्तियों पर लिख देते थे, पेड़ों की छालों पर लिख देते थे। अब कोई कहीं पर लिखा हुआ है, कोई कहीं पर लिखा हुआ है। महात्मा बुद्ध कभी यहाँ पर है, कभी सारनाथ में है, कभी बोध गया में है, तो वो अलग अलग जगह अलग अलग लिख रहे हैं और वहीं पर है वो। तो उनको क्या करते थे? उनको सबको इकट्ठा किया, ठीक है। वैसे ही जैन ग्रंथ वालों को, जैन धर्म वालों को इकट्ठा किया, ग्रंथों को। तो इस तरह से जैसे 12 आगमों को इकट्ठा किया गया, ठीक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, धम्म पिटक, इन्हें अलग अलग करके संकलित किया गया। तो वैसे ही इस समय पर ग्रंथ तो बहुत सारे संकलित किए गए, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वर्तमान में हमें कोई ग्रंथ उपलब्ध अभी नहीं है पहली संगोष्ठी का। तो अब हम कैसे निश्चित हों? श्योर तरीके से इतिहासकार तब बताएगा जब उसको श्योरिटी हो कि हाँ ये ग्रंथ है, उसको पढ़ सकता हो, समझ सकता हो और बोल सकता हो कि हाँ यहां पर ऐसा हुआ है। हमें इनका रेफरेंस मिलता है दूसरी जगह से, दूसरी पुस्तकों से केवल। अब देखो यहां पर भी बहुत सारे ग्रंथ संकलित हुए, लेकिन उपलब्ध ग्रंथ कोई नहीं है अभी जो वर्तमान में है, कोई भी ग्रंथ नहीं है। यहां पर केवल एक ग्रंथ अभी हमारे पास में है, बाकी ग्रंथ जो भी इकट्ठा हुए वो नहीं मिल रहे। यहां पर और थोड़ा कंफ्यूजन बता देता हूं। देखो पहले भी कंफ्यूजन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई लोगों ने पढ़ रखा होगा संगम काल को और फिर परेशान रहते होंगे, हमेशा इस समय को छोड़ने का प्रयास करते होंगे, और जब पेपर में आता है फिर गड़बड़ हो जाती है। लास्ट अभी रिसेंटली यूपी पैट में क्वेश्चन था कि संगम काल का सबसे पहला ग्रंथ कौन सा मिला, सबसे पहला ग्रंथ कौन सा है? तोलकाप्पियम, ध्यान आ रहा होगा, ठीक है, देख लेना नहीं तो 2023 के पैट में, पीईटी में, तो वहां पर आपको ये क्वेश्चन देखने मिलेगा। तो जब क्वेश्चन आते हैं तो गड़बड़ हो जाती है, इसलिए हमें डाउट को समझना जरूरी है, प्रॉब्लम्स को समझना जरूरी है, और उनको टैकल करते हुए एग्जाम पे फोकस कर ले, कोई भी चीज ना छूटे। तो देखो यहां पर एक चीज और बता देता हूं, इनका संरक्षण किया, मतलब इनको जो रखा वो पांड्य शासकों ने रखा, मतलब इनकी जो संगोष्ठी करवाई वो पांड्य शासकों ने करवाई। लेकिन इसमें 549 राजा इकट्ठा हुए, इसमें 49 राजा इकट्ठा हुए और इसमें भी 49 राजा इकट्ठा हुए। लेकिन 549 राजाओं का मतलब क्या है? केवल दक्षिण भारत के एक छोटे से स्थान पर 549, 550 राजा इकट्ठा हो रहे हैं। तो या तो हम क्या बोल रहे हैं, या तो हम जैसे तहसील है या जिले हैं या फिर गांव है, हम उनको राज्य माने बैठे हुए हैं। तो कितने, या तो ये ज्यादा ही पुरानी बात है या फिर ये वास्तव में 10,000 साल चला है। तो ये सब मैंने क्यों बताया? तो यहां पर इतिहासकार स्पष्ट रूप से नहीं कह पाते कि हाँ वास्तव में ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। लेकिन जब ये तोलकाप्पियम मिल गया और इसके रचनाकार मिल गए, तो वहां पर स्पष्ट रूप से हम कह रहे हैं कि हाँ इस ग्रंथ में ये वर्णित है। तो मैं भी यहां पर वही बताने वाला हूं जो स्पष्ट रूप से वर्णित है और जो एग्जाम में आने के लायक है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। बाकी पुस्तकों में इसकी भरमार लिखी हुई है, हमें वो नहीं, हमें वो समझना है जो वास्तव में इतिहास है। क्योंकि इतिहास को सबसे पहली क्लास में मैंने बताया था इतिहास क्या है, जिसको लिखा गया है, पढ़ा गया है या फिर स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया गया है, उसको हम इतिहास मान रहे हैं, ठीक है। हर चीज को इतिहास नहीं मानते। तो सबसे पहले ये संगम काल है क्या, मैं उसे बता देता हूं, उसके बाद हम आगे चलेंगे धीरे धीरे करके। तो यहां से हमारा टॉपिक शुरू होता है। अभी इतनी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद, क्योंकि ये मैंने इसलिए बताया कि प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो प्रॉब्लम्स ना आए, एक बार पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि आगे दूसरों को भी समझा सको, ठीक है। तो देखो संगम काल क्या है? संगम काल वो समय है हिस्ट्री का, हम समय कौन सा ले रहे हैं? मौर्योत्तर काल हमने लास्ट क्लास में किया था। मौर्योत्तर काल में हमने देसी वंश और विदेशी वंश किए थे। उन वंश के, विदेशी वंशों के बाद की ये कहानी है, और ये खास तौर से दक्षिण भारत की कहानी है। ध्यान रखना, खास तौर से दक्षिण भारत की कहानी है। अब यहां पर दक्षिण भारत पे मैं आ जाता हूं। ये भारत को जानते होंगे तो ऊपर से नीचे ये, तो यहां पर क्या पड़ता है? तमिलनाडु, इधर केरल है, इधर तमिलनाडु है, पता ही होगा। तो उस समय पर ये पूरा तमिल का क्षेत्र कहलाता था, ठीक है। ध्यान से समझ लेना, अभी लिखे हुए को मत देखना, फिर कंफ्यूजन होगा। जो जो मैं बता रहा हूं उस तरीके से समझना।
ये तमिलनाडु का क्षेत्र था। इस तमिलनाडु के क्षेत्र में हुआ क्या कि हमें इसका इतिहास देखने को नहीं मिल रहा है। मैंने रीजन बता दिया, क्योंकि यहाँ के इतिहास को हम संकलित नहीं कर पा रहे किसी रीजन से, या तो लिखा नहीं गया या फिर वो कहीं ना कहीं खो गया। तो यहाँ का दक्षिण भारत का इतिहास हमें नहीं मिल पाता है ठीक तरीके से। तो हमें है क्या, मौर्योत्तर काल तक आते आते केवल एक एक कुछ समय के लिए एक कुछ प्रमाणित चीजें मिलती है, हमने उनको जोड़कर देखा। क्योंकि हर किसी ने ये पूछा कि भैया आप उत्तर भारत की बात कर रहे हो, आप मौर्य काल की बात कर रहे हो, उससे पहले वैदिक काल की बात कर रहे हो, हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हो, 16 महाजनपदों की बात कर रहे हो, बौद्ध धर्म की बात कर रहे हो, जैन धर्म की बात कर रहे हो, लेकिन आप इस समय को क्यों छोड़ रहे हो, इस समय के इतिहास को क्यों छोड़ रहे हो? तो सही बात है, इस समय के इतिहास को क्यों छोड़ रहे हैं? इतिहासकारों ने इस चीज को ढूंढा ढूंढा ढूंढा, लेकिन यहां से हमें कोई भी प्रमाणित चीजें स्पष्ट रूप से नहीं मिल पा रही थी। फिर हमें जितनी चीजें मिल पाई, इसके ऊपर जितना लगे और जितनी चीजें मिल पाई, उसके ऊपर हमने संगम काल एक विषय डाल दिया इतिहास में। समझ गए? तो संगम काल क्या है? दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र का इतिहास हमें जिस समय का मिला है उसको हम बोल रहे हैं संगम काल। तो फिलहाल ये संगम काल कब का है? मौर्योत्तर काल का। अभी हम गुप्तोत्तर काल में इसी समय के इतिहास को और बढ़ते हुए देखेंगे, क्योंकि फिर वहां पर लिखा जाने लगा, इसकी कहानियां मिली, हमें कुछ अभिलेख मिले, कुछ स्पष्ट रूप से प्रमाणित चीजें मिली। तो हम फिर इन पांड्य चोल चेर शासकों को देखेंगे, डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल क्या ये यहाँ का साहित्य है, यहाँ का समय है, यहाँ का इतिहास है, और ये हमें क्या है, ये हमें देखने को मिल रहा है कुछ ग्रंथों से, मात्र ग्रंथों से, ठीक है। तो ये वही समय है क्या? इस समय में कुछ सम्मेलन हुआ, ऐसा माना जाता है कुछ सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में बहुत सारे कवि आते हैं, हजारों कवि इस समय पहली संगोष्ठी में आए। मतलब 3 सम्मेलन हुए, मैंने पहले बताया 3 सम्मेलन हुए। जैसे आज कोई सम्मेलन, जैसे हम देखते हैं मेला लग गया, कुंभ का मेला अब लग रहा है, फिर 12 साल बाद लग रहा है, फिर 12 साल बाद, तो वैसे ये 3 संगम हुए, 3 मेले लगे, कवियों के मेले लगे। वहां पर रचनाएं, कवि अपनी अपनी रचनाएं, जैसे आपने कुछ लिखा, कविता लिखी, कहानी लिखी, आप उसको लेकर पहुंचे, यहां पर सुनाई, तो कवियों की संगोष्ठी ही क्या है? संगम काल है। 3 संगमों का आयोजन किया गया, यहां पर ये 3 लिखा हुआ है, यदि लोगों से आपको नहीं दिख रहा हो तो 3 संगमों का आयोजन किया गया। अर्थ क्या है? तमिल कवियों का संघ या संगोष्ठी, संगम काल का अर्थ यह है। दूसरी से चौथी शताब्दी की बात है। तो कवि मिले, वहां पर अपनी अपनी रचनाएं सुनाई, अपने अपने ग्रंथ सुनाए। उन ग्रंथों में से कुछ का हमें पता चला कि हाँ उसने ये सुनाया वो सुनाया, कुछ को संकलित किया गया, और उनमें से कुछ उपलब्ध है। जो उपलब्ध है उनके आधार पर इस समय की कुछ व्याख्या की गई है, वो वही व्याख्या, वही वर्णन हम बोल रहे हैं संगम काल। समझ गए? अब तो संगम काल क्या है। अब जिन 3 संगमों का आयोजन हुआ तो उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। मैंने अभी बताया जो हमारे 3 राज्य हैं पांड्य चोल चेर, उसको हम डिटेल में आगे जाके भी समझेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा यहां पर क्या पता चला है हमें वो समझने वाले हैं। तो 3 संगम कौन से? पहला संगम, दूसरा संगम और तीसरा, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ठीक है। स्थल क्या आते? तो आप लोगों को स्थल ध्यान रखना है। ये मदुरा का स्थल था और ये मदुरई नीचे वाला, दोनों मदुरा मदुरई। ये द्वितीय है कपाटपुरम अलवई। यहां पर बहुत सारे अजीब से नाम आएंगे, उन नामों को आप 2-4 बार जब रिकॉल करेंगे तो आप लोगों को छप जाएंगे दिमाग पर। लेकिन आप ऐसे पढ़ के छोड़ दें अलवई या कपाटपुरम या फिर तोलकाप्पियम, तो थोड़ा सा एक बार में गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि 2-3 बार आप रिकॉल करें बीच बीच में इसको, तो नाम याद हो जाएंगे, अजीब से नाम है। तो पहला संगम होता है मथुरा में, अभी वो जो चित्र बनाया है उस पर समझाऊंगा वैसे में। तो पहला संगम मथुरा में हो रहा है, दूसरा कपाटपुरम अलवई में हो रहा है, और तीसरा हो रहा है मदुरई में, ठीक है। जो तमिल था उस समय पर 2 राजधानियां तमिल की हुआ करती थी, एक वो जो समुद्र की तरफ है और बाद में ऐसा माना गया कि वो समुद्र में डूब गई, ठीक है, मदुरा जैसे है, और दूसरी जो मदुरई है जिसको हम चेन्नई के रूप में जानते हैं, तो वो थोड़ा सा स्थल की तरफ, ठीक। हम देख रहे हैं विशाखापट्टनम भी इसी क्षेत्र में मानी जाती थी। तो ये क्या है? पहला संगम मदुरा में, दूसरा संगम कपाटपुरम या अलवई में, और तीसरा संगम मदुरई में, ठीक है। तीनों को ही संरक्षण जो दिया वो पांड्य शासकों ने दिया। पांड्य शासक कौन है तो अभी बताऊंगा। तो तीनों को संरक्षण पांड्य शासकों ने दिया। पांड्य शासकों का मतलब है, थोड़ा सा दिखा देता हूं मैं। तमिल के क्षेत्र को 3 अलग अलग हिस्से बटे हुए थे।
यहां पर इनको बोलते थे, इस क्षेत्र वालों को बोलते थे चेर शासक, चेर। अब ये चेर पांड्य चोल हैं क्या, जो पहली बार ही हिस्ट्री को पढ़ रहा हो तो ऐसा मान लो जैसे हम उत्तर भारत में देख रहे हैं, मौर्य है, ठीक है, यवन है, कुषाण है, शुंग है, ऐसे करके तो अलग अलग वो हुए ना, राजपूत है, मुगल आएंगे, दिल्ली सल्तनत वाले आएंगे, तो ऐसे करके यहां पर जो राज्य है वो है चेरों का, ये है चोल का। इसको, इस मैप को दिमाग में छाप लेना, क्योंकि इससे अलग अलग तरह से प्रश्न बनते हैं। जैसे हमें प्रश्न आ जाएगा कि चोल शासक किस क्षेत्र में, तमिल के किस क्षेत्र में निवास करते थे या किस क्षेत्र में होते थे, तो आपको आ जाएगा दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व। अब बता दो किसमें है। तो आपको ये दिशा ध्यान रखनी है कि ये कौन सी दिशा में है चोल, उत्तर और पूर्व में। ये कौन सी दिशा में है, ये एक तो दक्षिण में है और दूसरा कहां पर है, पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में। तो यहां पर मैं लिख देता हूं दक्षिण पश्चिम, ठीक है। दक्षिण पश्चिम में कौन है, चेर। ये उत्तर और पूर्व, ये कौन है, चोल। और ये कहां पर है, ये दक्षिण और पूर्व में कौन है, पांड्य। दक्षिण में है और पूर्व में है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है अलग अलग तरीके से, तो मैप को ध्यान रखना है इसको। तो इधर जो अभी केरल है उधर हो गया चेर, ये हो गए चोल, और इधर हो गए पांड्य शासक। तो पांड्य शासक उस समय पर एक बड़ी शक्ति थी। इन्होंने ही क्या कराया, संगमों का आयोजन करवाया, 3 संगमों का आयोजन करवाया। उसमें ये सभी और इधर उधर से आए हुए राजा साथ में बैठते हैं, अलग अलग आयोजन हुआ। जैसे मदुरा में हुआ, मदुरई में हुआ, ठीक है, कपाटपुरम में हुआ, अलग अलग जगह पर। तो अभी देख लेते हैं, ये स्थल हो गए। पांड्य शासकों ने संरक्षण किया। इसमें लगभग 549 शासक राजा संगोष्ठी में शामिल हुए। इसमें 49 और इसमें 49, ठीक है। कभी बहुत सारे हजारों की तादाद में यहां पर कभी आ जाते हैं। अध्यक्ष इसके अगस्त ऋषि थे, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट। अध्यक्षता किसने की, अगस्त ऋषि ने। अगस्त ऋषि किसकी, पहले संगम की अध्यक्षता। दूसरे की अध्यक्षता भी ऐसा ही माना जाता है कि अगस्त ऋषि ने की है। जो कंफ्यूजन है, जो डाउट है, जो लिखने में परेशानी है इतिहास में, वो मैंने पहले बता दी है कि ये 4,500 साल, ये 3,500 साल, ये 1800 साल। तो यहां पर ध्यान रखना है, अगस्त ऋषि ने इसकी अध्यक्षता की। इसकी अध्यक्षता भी अगस्त ऋषि ने की। साथ के साथ इन्हीं के शिष्य थे तोल्लकापियर। तोल्लकापियर को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया, किसका, दूसरी संगति का, ठीक है। इसकी अध्यक्षता नक्कीर ने की, नक्कीर, ठीक है, तीसरे की अध्यक्षता। नाम थोड़े अजीब हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, तीनों को ही याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगस्त ऋषि, अगस्त तोल्लकापियर और नक्कीर। यहां से इनका जो उपलब्ध ग्रंथ है पहले संगम साहित्य के, हमें ग्रंथ तो संकलित किए गए, लेकिन समय के साथ, क्योंकि समय बहुत सारा बीत गया है, करीब करीब 2-2.5-3 साल बीत गए हैं, तो यहां पर हम 0 से आगे बढ़ चुके हैं। तो इसलिए बोल रहा हूं 2-2.5 साल बीत चुके हैं, लेकिन उस समय के बीतने के साथ हमें यहाँ पर कोई ग्रंथ देखने को अभी नहीं मिल रहा है वर्तमान में, ठीक है। यहाँ पे वर्तमान में हमारे पास केवल एकमात्र ग्रंथ उपलब्ध है, कौन सा, तोल्लकापियर। किसका, दूसरे संगम साहित्य का, तोल्लकापियम। ध्यान रखना है, किसने लिखा तो तोल्लकापियम को, तो तोल्लकापियर ने अपने ही नाम पर तोल्लकापियम, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन आता है कि संगम साहित्य का या संगम काल का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, कौन सा है, तो तोल्लकापियम। ध्यान रखना इस चीज को, आगे से क्वेश्चन आया था, ज्यादातर लोगों ने गलत कर, मतलब पता ही नहीं था, जिसके तुक्के से सही हो गया सही हो गया, तो वैसे ध्यान रखना है। तोल्लकापियम, इस समय पर हमें बहुत सारे ग्रंथ मिले, उपलब्ध भी उनमें से करीब करीब 8-10 ग्रंथ हैं। ये जो वर्तमान में बड़े ग्रंथ हैं, बाकी 49 ग्रंथ अभी वर्तमान में उपलब्ध हैं। तो उनमें से एक नंदु थोक्कई, क्रू थोक्कई, थोक्कई को हल्का सा ध्यान रख लेना, और परिपादल। हालांकि यहां से क्वेश्चन नहीं बनता, वो भी मैं बता रहा हूं कि कहां से क्वेश्चन वनडे एग्जाम्स में नहीं बनता है। तो यहां से क्वेश्चन नहीं बनता है क्योंकि यहां से 49 ग्रंथ उपलब्ध हैं, तो कितनों का नाम लोगे। तो क्वेश्चन हमें कहां से मिलता है, यहां से। कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, यहाँ पे एकमात्र तोल्लकापियम है, ठीक है। यहां से फिर भी थोक्कई को याद रख लेना, नंदु थोक्कई, क्रू थोक्कई, पेरुपादम, ठीक है, पादल थोड़ा सा ये। तो ये हो गया हमारा एक बार इसका रिव्यू। इसके साहित्य की बात करें हम, तो ये जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं मैंने वो लिखे हैं, इनके
इन ग्रंथों को याद रखना ही रखना है, ठीक है। थोड़े से नाम अजीब होंगे, फिर भी कोशिश कर लेना कि थोड़ा सा ध्यान रह जाए जिस तरीके से मैं बता रहा हूं। अब देखो, तोल्काप्पियम क्या हो गया? पहला ग्रंथ। जो हमें संगम साहित्य का सबसे पुराना ग्रंथ मिलता है वो कौन सा मिलता है? तोल्काप्पियम। किसने लिखा इसको? इसके रचनाकार है तोल्काप्पियर। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, तोल्काप्पियर। उसके अलावा हम जैसे जैसे संगम काल में आगे बढ़ते हैं तो हमें 5 महाकाव्य मिलते हैं। ध्यान रखना, तोल्काप्पियम महाकाव्य नहीं है, हमें 5 महाकाव्य मिलेंगे। महाकाव्य का मतलब है, जैसे आपने वैदिक काल में देखा था कि हमें बहुत सारे ग्रंथ मिल रहे थे। हमें क्या मिल रहे थे? 4 वेद मिल रहे थे, 4 उपवेद मिल रहे थे, 6 वेदांग मिल रहे थे, 18 पुराण मिल रहे थे, 108 उपनिषद मिल रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे ग्रंथ मिल रहे थे, लेकिन उनमें से हमें महाकाव्य कितने मिले? तो महाकाव्य वैदिक काल में नहीं लिखे गए, बहुत बाद में लिखे गए हैं, उस चीज को भी मैंने बताया। तो महाकाव्य कौन से थे? 2 महाकाव्य, एक रामायण और एक महाभारत, ठीक। तो हमारे जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनमें 2 महाकाव्य माने जाते हैं मुख्य रूप से, एक रामायण और दूसरा महाभारत। तो वैसे ही संगम काल में 5 महाकाव्य हुए और उनके अलावा छोटी छोटी रचनाएं, कुछ बड़ी रचनाएं, कुछ छोटी रचनाएं। तो ये एक रचना है, उनमें से ये 5 महाकाव्य हैं। ये मार्क किया हुआ है मैंने, संगम युग के 5 प्रसिद्ध महाकाव्य। कौन कौन से? शिल्पादिकारम, मणिमक्खलई, जीवक चिंतामणि, वलयपति और कुंडलकेसी, ठीक है। तो इन तीनों के रचनाकार भी पूछे जाते हैं, हालांकि इन दोनों के रचनाकार नहीं पूछे जाते, इन्हें छोड़ सकते हैं आप। थोड़ा सा ध्यान रखना है, हमें क्वेश्चन आ जाएगा संगम काल, निम्नलिखित में से संगम काल का कौन सा महाकाव्य है, तो कौन सा महाकाव्य है, ऐसे करके क्वेश्चन। तो हमें ध्यान रहना चाहिए, शिल्पादिकारम, एक बार 2 बार मेरे साथ में दोहरा लें आप तो अच्छा रहेगा, बोल के, शिल्पादिकारम, मणिमक्खलई, जीवक चिंतामणि, वलयपति, कुंडलकेसी, ठीक है। तो ये 5 महाकाव्य हैं। शिल्पादिकारम के जो रचनाकार हैं वो इलंगोदादिगल, ठीक है। थोड़ा अजीब सा नाम है, 1-2 बार देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, लेकिन फिर भी हल्का सा ध्यान रखना। शिल्पादिकारम के इलंगोदा आदिगल, ठीक है। मणिमेखले के रचनाकार शीतलई सत्तनार, ठीक है। और जीवक चिंतामणि के रचनाकार तुरंतकर देवर, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, फिर भी सबसे इंपॉर्टेंट ये। उसके अलावा एक रचना हमें और मिलती है, हालांकि ये लघु काव्य है जिसको हम शॉर्ट पोएम बोल सकते हैं, ये ऐसा है तो, लेकिन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से बहुत सारी चीजें मिलती हैं। वो क्या चीजें मिलेंगी वो आगे बताऊंगा। तो तिरुकुरल, आपको कुरल के नाम से याद रखना है, या तो तिरुकुरल बोलने में कई बार नहीं बोला जाता, मुझसे भी नहीं बोला जाता, तो ध्यान रखना। कुरल इसका उपनाम है, या तो कुरल के नाम से भी आ जाता है या तिरुकुरल के नाम से आ जाता है। इसको किसने लिखा है? तिरुवल्लुवर ने, तिरुवल्लुवर, ठीक है। तो ये हमारे लिए रचना है। तो ये संगम साहित्य हो जाते हैं, ध्यान रखना। अब आते हैं हम इस संगम साहित्य के तीसरे पार्ट पर कि यहाँ के जो राजा हैं, यहाँ के जो राज्य हैं, उनसे क्या क्या चीज मिली है, किस चीज को क्या माना जाए। तो यहां से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, उसको ध्यान रखना है। तो संगम साहित्य से सुदूर दक्षिण में तमिल प्रदेश के 3 राज्य, ये कौन से? पांड्य, चोल और चेर, 3 राज्यों का राजनीतिक इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। हमें सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, वो क्वेश्चन ही लिख दिया मैंने कि किस समय से या कौन से युग से हमें पांड्य, चोल, चेर राजाओं या फिर उनके राज्यों की जानकारी प्राप्त होती है, उनका वर्णन मिलता है। तो कौन सा? संगम साहित्यों से। कहाँ के हैं ये? तमिल के हैं, पांड्य, चोल, चेर। तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये पांड्य वाला क्षेत्र है, ये चोल वाला है और ये चेर वाला है। चेर कहां पर? अभी केरल साइड में। तो सबसे पहले इसी को देखते हैं, इससे क्या प्रश्न बनते हैं। जितने प्रश्न बनते हैं मैंने यहीं पर डाल दिया, अलग से लिखने की जगह। सबसे प्राचीन राज्य यही चेर है, ठीक है। मतलब ऐसा माना जाता है जो सबसे पहले दक्षिण भारत में जिस राज्य का गठन किया गया, स्थापना की गई, वो कौन सा था? चेर था। तो सबसे ध्यान रखना है, सबसे प्राचीन राज्य कौन सा हो गया? चेर। इसकी राजधानी क्या थी? वांजी या करूबुर, वांजी या करूबुर। थोड़ा सा नाम याद रखने में कठिनाई होगी, 2-4 बार दोहरा लेंगे। राजधानी है वांजी या करूबुर, ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन बनता है। इसका जो राजकीय चिन्ह है वो क्या है? धनुष। जैसे अभी क्या है हमारे अशोक की लाट है, तो वैसे ही अलग अलग समय पर अलग अलग राज चिन्ह हुए हैं। जैसे गरुण किसी समय पर राज्य चिन्ह था,
ठीक है, वो आप बताना कौन से समय पर। तो वैसे ही इस समय पर जो इनका राष्ट्रीय चिन्ह था, जो इनके झंडे पर जो चिन्ह दिखाई देता था, वो था धनुष। ठीक है, इसको याद करवाऊंगा अभी मैं कहां पर कैसे, क्योंकि कई बार भूल जाओगे आप। तो इसका 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 तीनों के राज चिन्ह। शासक कौन है, इसके जो मुख्य शासक हैं, उदयनजीरल, इसी का बेटा है नेंदुजीरल। ठीक है, एक है सेनगुट्टुवन, इसको लाल चेर बोला गया है, लाल चेर इसी का उपनाम है। सबसे हमें जो यहां से सबसे मेन क्वेश्चन है वो है आपका शासकों से ये, कि पत्नी पूजा की शुरुआत किसने की। भारत में अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजों की शुरुआत की है। उनमें से जैसे हमने देखा था कि ब्राह्मण पूजा पाठ कर रहे हैं, यज्ञ हवन कर रहे हैं। हमने आगे आके देखा सातवाहनों के समय में, अभी रिसेंटली करवाई थी क्लास, उसमें देखा हमने माता की पूजा कर रहे हैं, माता के नाम पर अपना नाम रख रहे हैं, मात्र सत्तात्मक ना कहें तो मात्र शक्ति समाज उनका था। वैसे ही पत्नी पूजा, ठीक है, एक इसकी एक छोटी सी कहानी बता देता हूं मैं। ये इसको लेकर सेनगुट्टुवन, ये जो हमारे 5 ये साहित्य हैं, तिलपाद्दिकारम एक ग्रंथ है, मतलब महाकाव्य है, उसी से जुड़ते हुए ये महाकाव्य है। तो शिल्पाद्दिकारम का जो एक नायक है, वो नायक है कौन, ये सेनगुट्टुवन। अब ये सेनगुट्टुवन क्या करता है, इसको एक, इसकी पत्नी है कंगनी, ठीक है, जो पत्नी है, पत्नी का मतलब पत्नी यहां पर, ठीक, कंगनी, वो उसको छोड़कर किसी और से प्रेम में पड़ जाता है। वो उससे पैसा लूटती रहती है, इस राजा से। जब इसका सारा धन खत्म हो जाता है तो वो क्या करती है, वो इसे छोड़ देती है। बहुत बड़ी सीख मिलेगी यहां से, जो इसमें दिखाया गया है, और उस सीख को भी स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है कि ये सीख मिल रही है। तो ये बाद वाले ग्रंथों में, ठीक है। तो ये सेनगुट्टुवन को वो छोड़ देती है। जब छोड़ देगी तो ये वापस लौटेगा, अपनी पत्नी के पास पहुंचेगा, कंगनी के पास। अब वो पहुंच रही है, उसने फिर भी इसको एक्सेप्ट किया। इसकी इसी बीच में क्या होता है, इसके पास कुछ बचा कुचा नहीं है, तो वो क्या करेगी, अपने जो आभूषण है वो इसे दे देगी कि इसे बेच लो और अपना गुजारा कर लो, अपनी गृहस्थी चलाते हैं, कोई बात नहीं, आप घर लौट के आ गए हो, मेरे लिए यही काफी है। ये जाता है, पायल लेके जाता है, पायल दी थी उसने, सोने की पायल हुआ करती थी, पायल दी, ये बाजार में बेचने निकल गया। दूसरी जगह पहुंचा कि कोई यहाँ पे तो कोई अपना पहचान लेगा कि राजा कंगाल हो गया। दूसरी जगह पहुंचा, दूसरे क्षेत्र में, वहां का राजा था, तो उस राजा की पत्नी की, किसी और राजा की पत्नी की भी पायल गुम थी, खो गई थी। तो उसने ये फरमान जारी किया हुआ था कि अगर कोई भी इसको लाकर ढूंढ के दे देगा किसने चुराई है, तो उसको इनाम दिया जाएगा। जैसे ये बाजार में पहुंचा, इसने बेची, तो वहां पर पायल मिल गई उसको, बिल्कुल वही नमूने वाली। लोगों ने उसको ले जाकर दे दिया राजा को, इसको राजा को पकड़ा दिया। ये इसने बहुत समझाया कि नहीं ये मेरी पत्नी की पायल है, उसने नहीं माना और इसको दंड दे दिया, मृत्यु दे दी। कंगनी पहुंचती है उस राजा के यहाँ पर, कहानी सुनाती है कि देखो ये मेरी पायल है, और इसी की दूसरी पायल लेकर वो राजा गया हुआ था। अब बताओ आपने कहाँ न्याय दिया है। वो राजा इस बात से दुखी होकर आत्मदाह कर ले, मतलब त्याग कर देता है प्राण के, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होता है जो जिसके प्रेमवश पड़ा हुआ था, राजा को गिलानी है। यहां पर यह समझाया हुआ है कि राजा को गिलानी है, उसने गलत न्याय किया। इसको गिलानी है कि गलत व्यसन में पड़ा, जिसने इसको छोड़ा था दूसरी स्त्री ने, ठीक है, उसको गिलानी है कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति को छोड़ दिया जो जिसने मेरे लिए सब कुछ तबाह कर दिया, सब कुछ अपना बर्बाद कर लिया, उसने ये छोड़ दिया, वो भी आत्मदाह कर लेती है, बची ये कंगनी। तो ये जब पायल दिया है कंगनी ने, तो ये उसके लिए पूजा करवाता है। तो इसको बोलते हैं कंगनी पूजा, या फिर क्या, पत्नी पूजा या पत्नी पूजा। तो पत्नी पूजा का आरंभ किसने किया, सेनगुट्टुवन ने, कि मेरा इतने करने के बावजूद भी आपने मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही हो, तो आप ही मेरी भगवान हो, मेरे लिए देवी हो। तो इसलिए सेनगुट्टुवन इसकी पूजा कर रहा है। समझ में आ गया होगा। तो थोड़ी सी कहानी बता दी बीच में, हालांकि वनडे एग्जाम में इतना और ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, ना ही इतना बताना चाहिए, लेकिन फिर भी। तो देखो चेर है, चेर में आपको ध्यान रखना था राजधानी वांजी, राष्ट्रीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह धनुष, शासक उदयनजीरल, नेंदुजीरल और सेनगुट्टुवन। सेनगुट्टुवन को याद रखना है, लालचेर, और इसी ने पत्नी पूजा की शुरुआत की। क्वेश्चन आता है हमें, पत्नी पूजा की शुरुआत किसने की, सेनगुट्टुवन नहीं आएगा आपको, आ भी सकता है, लेकिन आप लोगों को आएगा चेर शासकों ने। ध्यान रखना किसने, चेर शासकों ने। इस बात को ध्यान रखना, कभी गड़बड़ हो जाए उस पर ध्यान लगाए रखो, कहानी पे, यहां ध्यान रखना है।
उसके अलावा दूसरा है चोल। अन्य नाम क्या है इसका? चोलोमंडलम। चोलोमंडलम इसको बोला जाता है, कोरोमंडलम भी इसी को बोला जाता है। ठीक है, आपको अभी भी याद होगा अगर ज्योग्राफी में पढ़ा हो, कोकण तट, मालाबार तट, ठीक है, ये वाला कौन सा तट है? कोकण, मालाबार, और ये कोरोमंडलम, कोरोमंडलम, और ऊपर आता है उत्तरी सरगार, तो ये वही कोरोमंडलम है, कोरोमंडलम या चोलमंडलम इसको बोला जाता है। चोल को राजधानी उरेयूर है, उरेयूर राजधानी। इससे तुलना करते चले जाओ, यहाँ वांजी थी, यहाँ पर उरेयूर राजधानी है। इनका राज्य चिन्ह कौन सा है? बाघ है। यहाँ पर कौन सा था? धनुष था। यहाँ पर कौन सा है? बाघ है। इनका मुख्य शासक कौन है? करिकाल है। एक करिकाल कौन से वंश का शासक था? तो वो चोल का। कहानी बहुत लंबी है करिकाल की भी, वो छोड़ दे रहे हैं हम, इसके आगे की कहानी चलेंगी। उसके अलावा आ रहे हैं पांड्य। कावेरी नदी के दक्षिण में पूछा जाता है कि कौन सी नदी? तो यहां से कावेरी नदी जाती है, कृष्णा, कावेरी। तो कावेरी नदी के दक्षिण वाला राज्य था पांड्य। सबसे शक्तिशाली राज्य बनकर उभरता है इस समय पर। आगे जाके चोल सबसे शक्तिशाली हो जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। तो यहां पर कावेरी नदी के दक्षिण में राजधानी कौन सी है? मदुरा या मदुरई। ठीक, प्रतीक चिन्ह क्या है? कार्प, मछली, एक प्रकार की मछली। याद कैसे रखेंगे? याद रखना है इधर धनुष है, इधर मछली है, धनुष मछली, और ऊपर बाघ है। ठीक है, यहां प्रसिद्ध शासक कौन है? नेंडुजेलियन और नोडियान। इसने समुद्र पूजा की शुरुआत की थी, नोडियान ने। आपको ध्यान ये रखना है कि समुद्र पूजा की शुरुआत कौन कर रहा है? तो पांड्य। ठीक है, माता पूजा की शुरुआत कौन कर रहे हैं? सातवाहन। पत्नी पूजा की शुरुआत कौन कर रहे हैं? चेर। समुद्र पूजा की शुरुआत कौन कर रहा है? पांड्य। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, उनको ध्यान रखना है। तो इसमें नोडियान वो शासक था जिसने समुद्र की पूजा की। ठीक है, नेंडुजेलियन इसी वंश का शासक है। ठीक, तो ये हो जाता है हमारा पांड्य, चोल और चेर। ध्यान से देख लेना, इनकी दिशा भी याद रख लेना। उसके आगे आते हैं ये लास्ट में मुझे थोड़ा सा कोल्ड कफ हो रहा है तो सॉरी। संगमकालीन प्रशासन, समाज और धर्म। अगर हम देखते हैं जितने संभावित प्रश्न हो सकते हैं मैंने यहां से ले लिए हैं, इससे अलग हमें शायद करने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। प्रशासनिक इकाइयां, तो इन इकाइयों में आपको क्या क्या ध्यान रखना है? जरूर ध्यान रखना है उर को और सिरयूर को। उर क्या है? जो गांव है उन गांवों को उर बोला जा रहा है, जो बड़े गांव है उनको उर बोला जा रहा है, जो छोटे गांव है उन्हें सिरयूर बोला जा रहा है। ठीक है, छोटे ग्राम उनको प्रशासनिक इकाई, जैसे अभी क्या है, अभी भी जैसे हम बोलते हैं ग्राम पंचायत, उसके बाद प्रशासनिक इकाई कौन सी होती है हमारी? तहसील होती हैं, जिला स्तर पर होती हैं, मंडल स्तर पर होती हैं, प्रदेश होते हैं, ऐसी करके। तो वैसे ही यहाँ पर जो सबसे छोटा ग्राम है, गांव है, उस प्रशासनिक इकाई को बोला जा रहा है सिरयूर। उर इसमें भी आ रहा है। ठीक है, सिरयूर। या बड़े जो गांव है या नगर है उनको बोला जा रहा है उर। तो उर क्या है? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है सिरयूर और उर। उसके अलावा इनको मिलाकर बनते हैं प्रांत, नाडु बोला जाता है उसको, और उनको मिलाकर बनते हैं राज्य, जिनको मंडलम बोला जाता है। तो मंडलम थोड़ा सा याद रख लेना है कि सबसे बड़ी इकाई है और सबसे छोटे ये उर है। ये दो चीज काम की है। सालई, इनकी जो प्रमुख सड़क होती थी, जो राजमार्ग होता था, उसको सालई बोलते थे। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत देख लेना, ये ध्यान रखना है उर और सिरयूर को। ठीक है, उसके अलावा आते हैं धर्म। तो ये ब्राह्मण धर्म, वैदिक धर्म को मानने वाले हैं। बौद्ध जैन का प्रसार भी हो गया है इनके समय में, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो शिल्पादिकारम की कहानी है उसमें बौद्ध और जैनियों की कहानियों को भी मिक्स किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बौद्ध और जैन का प्रसार हो चुका है। ब्राह्मण वैदिक धर्म इस समय पर मानते हैं ज्यादा रूप से। दक्षिण भारत में वैदिक संस्कृति का प्रसार करने का श्रेय, ये हमारे लिए बहुत मेन क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। दक्षिण भारत में वैदिक संस्कृति के प्रचार करने का श्रेय, जो वैदिक संस्कृति को, क्योंकि वैदिक संस्कृति कहां थी? उत्तर भारत में। तो उत्तर भारत से जो दक्षिण भारत में ले गया वो कौन? अगस्त्य ऋषि। कौन है अगस्त्य ऋषि? ये वही अगस्त्य ऋषि हैं जो दक्षिण भारत में इस वैदिक संस्कृति को ले जाते हैं और संगमों का आयोजन करवाते हैं। उन संगमों के आयोजन में ये अध्यक्षता करते हैं, पहले और दूसरे में। तो ये वही है अगस्त्य ऋषि, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा प्रमुख देवता मुरुगन, इनके जो प्रमुख देवता हैं किसके? संगम काल के। तो कौन है? मुरुगन। इनको सुब्रह्मण्यम भी बोला गया है। मुरुगन किसका प्रतीक है? कुट्टुक या मुर्गे का। मतलब आपने साउथ की मूवीज में देखा होगा, मुर्गे का एक मुरुगन नाम से भी शायद मूवी है, तो वहां पर मुरुगन की पूजा की जाती है। तो वहां पर जो चिन्ह दिखाया जाता है वो किसका दिखाया जाता है?
वो मुर्गे का चिन्ह दिखाया जाता है। तो वो मुर्गे का प्रतीक के साथ में, मतलब मुरुगन का अर्थ ही मुर्गा से संबंधित है, कुट्टुक मुर्गे को ही बोलते हैं, तो वो मुरुगन मुख्य देवता। व्यापार कैसा था इनका? आंतरिक और बाह्य दोनों तरह का व्यापार था। यहाँ अपने अपने क्षेत्र में भी व्यापार करते थे, दूर से भी व्यापार करते थे, समुद्री व्यापार भी करते थे। तो व्यापार जो मुख्य रूप से किया जाता था, संगम काल का सबसे समृद्ध बंदरगाह, आयात और निर्यात दोनों कर रहे हैं, मतलब बाहर से मंगा रहे हैं और बाहर को भेज रहे हैं, और खास तौर से वस्तु विनिमय के द्वारा व्यापार कर रहे हैं। इसको भी ध्यान रख लेना है, वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय क्या होता है? हमारे पास कोई चीज है, हमने वो दे दी दूसरे को, दूसरे के पास कोई चीज है वो ले ली, इसको बोलते हैं वस्तु विनिमय। क्योंकि पैसा नहीं है, करेंसी नहीं है, तो ये वस्तु विनिमय के द्वारा खासतौर से व्यापार करते थे, आयात निर्यात करते थे। और इनका ये, इसको ध्यान रखना है, फुहार क्या है? फुहार ये क्या है? कावेरी पत्तनम या फुहार संगम काल का सबसे प्रसिद्ध समृद्ध बंदरगाह कौन सा होता था? कावेरी पत्तनम या फुहार। जलीय राजधानी, समुद्री राजधानी यही थी इनकी। तो फुहार, कावेरी पत्तनम संगम काल का सबसे समृद्ध बंदरगाह। तो ये हमने एक बार देख लो आप ध्यान से, संगम कालीन प्रशासन समाज को थोड़ा सा देखा कि ये क्या है, मुरुगन और ये वैदिक को अगस्त्य ऋषि, उरेउर सिरेउर ये। उसके अलावा हमने देखा कि पांड्य चोल चेर, इनके बारे में हमने देख लिया, सबके अलग अलग चीजें। हमने साहित्यों को देखा, 5 बड़े महाकाव्य, एक रचना, एक छोटा लघु काव्य मतलब छोटी कविता, उसे देख लिया। यहाँ संगम काल है क्या, उनके तीनों संगमों को देख लिया, किसने अध्यक्षता की, कौन, क्या उपलब्ध ग्रंथ है, वो सब चीजें कर लिया। तो संगम काल हमने पूरा कर लिया, इतना ही काफी था। इससे बाहर शायद कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा आप लोगों के लिए इस टॉपिक से। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, कफ होने के बावजूद, कोल्ड होने के बावजूद मैं क्लास ले रहा हूँ, तो लाइक जरूर कर देना। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सारथी से जोड़िएगा, ठीक है? खुद भी जुड़े रहिएगा, नोटिफिकेशन मिल जाए आपको, इसके लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिए, ठीक है? बाकी सारी क्लासेस सीक्वेंस में देखते रहिए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।